तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का संपूर्ण नोट, ठीक है। और फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन के साथ साथ हम बता देना चाहते हैं कि रिवीजन हम लोग पूरे 4-5 क्लास लगभग कर लिए हैं, ठीक है। और आज की जो क्लास होगी, हम बोले थे पिछले क्लास में कि अगली जो क्लास होगी वो दर्पण सूत्र पढ़ेंगे या दूरी सूत्र पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दूरी सूत्र, ठीक है। जैसे ही दूरी सूत्र समाप्त हो जाएगा वैसे ही दर्पण सूत्र एक वीडियो आएगा और उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिससे आपका पूरा एकदम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को हम क्या कर लेंगे, एक एक करके खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से उस वीडियो को देख लिए होंगे। अगर जो लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया उस वीडियो को जाकर देख लें, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आप लोग का PDF हम फ्री में एग्जाम दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप इस नंबर पर आप संपर्क करके PDF ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जिसको लेना चाहिए, जो भी लेना चाहता है वो इस नंबर पर ले सकता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और देखिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप अगर एक दिन में चाहेंगे एक चैप्टर का रिवीजन करना तो कोई मुश्किल नहीं है। 2 घंटा या 2.5 घंटा में पूरे चैप्टर को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी बिल्कुल एकदम एक पॉइंट के साथ, एकदम पूरे पॉइंट को हम एक पॉइंट के डिनोट किए हैं। इसमें एक भी पॉइंट हम नहीं छोड़े हैं। अगर ये अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं और इसको नोट डाउन कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको थोड़ा भी दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आप लोग देखिएगा तो खुद पता चल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं कंटिन्यू, ठीक है बाबू। चलिए, तो आज कह रहा है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F = R/2। देखिए, ये परीक्षा में अगर सत्यापित करने के लिए बात आ जाए तो ये 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यानी कि 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर खाली लिख देगा कि दर्पण सूत्र तो F = R/2, वो 1 या 2 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन ये 5 नंबर का होगा कब, जब सत्यापित करने के लिए आ जाएगा तब। तो आइए सत्यापित करने का प्रोसेस समझते हैं हम लोग। पहले सत्यापित करेंगे तो सबसे पहले बात आती है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में एक दर्पण बनाएंगे और दर्पण में जो भी है उसको पहले दिखाएंगे। तो आइए एक फिगर के माध्यम से पहले दर्पण देखते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर पहले ध्यान से समझ लीजिए कि दर्पण में कैसे किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए। चलिए, सबसे पहले हम बनाए हैं बाबू एगो अवतल दर्पण। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है काम कि अवतल दर्पण एक ड्रा कर लेना है, यानी कि बना लेना है। उसको पेंट कर लेना है, पेंट कर लिए, कलई कर लिए, ठीक है। और यहाँ पर MN उसका द्वारक होगा। M और N बतलाए थे कि MN इसका क्या होता है, द्वारक, जो कि व्यास भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये द्वारक हो गया। ये देखिए प्रधान अक्ष है, ये है क्या, प्रधान अक्ष है। और इसी पर क्या होता है, ये ध्रुव होता है, ठीक है। और इसको F से सूचित करते हैं जो कि फोकस होता है। और ये वक्रता केंद्र है, इसकी गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और ये वक्रता केंद्र है। उम्मीद है ये इतनी चीज़ें सारे आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि एक चीज़ और बताए थे कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आपतित होगी तो आप लोग को बताए हैं कि कहाँ से परावर्तित होगी। तो आप लोग कहिएगा कि फोकस से होकर परिवर्तित होगी कि नहीं होगी। देखिए, ये एकदम एक स्टेप बता रहे हैं। यही चीज़ उत्तल दर्पण में भी होगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में अगर समझ लेते हैं तो उत्तल दर्पण में भी आसानी होगी, ठीक है। चलिए, तो प्रधान अक्ष के समानांतर देखिए आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन जब हो रही है तो फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। ये चीज़ें जानते हैं आप लोग। दूसरा चीज़ बताए थे कि जो किरण केंद्र से आपतित होगी तो केंद्र पर ही परावर्तित हो जाएगी। केंद्र से आपतित होगी तो केंद्र पर भी परावर्तित हो जाएगी। तो ये एक बात बतलाइए कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग कहिएगा कि जी दिखाई दे रहा है, कि ये प्रकाश के परावर्तन के जो नियम पड़े थे उसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, C वाला अभिलंब का काम कर रहा है। और देखिए, जब ये तीनों हो गया तो हम कह सकते हैं कि I = R होता है। परावर्तन के नियम दूसरा यही ना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि I = R होता है। तो यहाँ तक तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि देखिए एकदम स्टेप हम क्या करें हैं, चर्चा किए हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ने से पहले क्या करेंगे, इसको देखिए, इतना तक जान गए। अब देखिए, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जब इतना फिगर बना लेंगे तो लिखेंगे क्या क्या इसमें है, लिखेंगे
कि माना कि एम एन एक का है, यहाँ से लिखेंगे कि माना एक एम एन, यहाँ पर एम माने थे इसको एन मानते क्योंकि ये द्वारक है, तो लिखेंगे कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है। माना यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं, अब देखिए फिगर बार बार हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। जब पहले लिखेंगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण में हमको सिद्ध करना है जिस पर ए बी किरण आपतित हो रही है, आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ से गुजर रही है, जो कि इसका वक्रता केंद्र सी है और पोल ध्रुव, ठीक है, पी ध्रुव है। फिर से समझिए, थोड़ा बढ़िया से समझिए कि माना एम एन एक अवतल दर्पण है जिस पर ए बी आपतित किरण परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है और सी उसका वक्रता केंद्र है तथा पी ध्रुव है। इतना चीज़ आपको लिखना है, ठीक है, आप लोग लिखिएगा तब होगा। देखिए ए बी आपतित किरण है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, जो कि दर्पण से परावर्तन हो रही है तो एफ से होकर गुजर रही है, एफ से होकर गुजर रही है, ठीक है। इसके बाद आगे लिखे हैं कि सी उसकी वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र हो गया, तथा पी उसका ध्रुव है तो ध्रुव हो गया। इतना चीज़ आपको अगर लिख देते हैं तो आपका पूरा लिटरेचर जो लिखने वाला काम है वो ख़त्म हो जाएगा। अब समझिए, जब इतना लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं ना कि जब इतना चीज़ है तो अब एंगल देखते हैं, ठीक है। परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के नियम से बाबू देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम फॉलो कर रहा है तो आई बराबर आर, तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी सी, यहाँ पर देखिए एंगल ए बी, यहाँ से ए बी सी यानी कि आई बराबर एंगल बी सी बी और एफ, सी बी एफ यानी कि आर, आई बराबर आई है ना, आई बराबर आर है कि नहीं है, तो यहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए आइए लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होगा कि आई बराबर आर होता है तो आई बराबर आर लिखे हैं, ठीक है। एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ है, ठीक है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, एंगल ए देखिए यहाँ पर एंगल ए है, बी है, सी है बराबर एंगल सी है, बी है और एफ है, सी बी एफ, ठीक है, यानी कि आई बराबर आर है, ठीक है। अब देखेंगे एकांतर कोण से क्या होगा कि देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब दो समानांतर रेखाएं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो इसके दोनों कोण आपस में क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण हो गया और इसके बाद ये वाला कोण हो गया, तो आपस में क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं एकांतर कोण से, ठीक है। ये क्या है, एकांतर कोण से। चलिए तो एकांतर कोण से लिखेंगे कि दोनों का होता है, बराबर होता है, तो ए बी सी बराबर बी सी एफ कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी बराबर बी सी एफ, कौन कौन, एकांतर कोण से। देखिए ए बी सी बराबर बी सी एफ यानी कि हाई वाला एंगल, कौन वाला, ई वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, कहाँ से कि एकांतर कोण हो रहा है। देखिए यहाँ पर दो समानांतर रेखाएं को एक काट रही है, तो काट रही तो ई वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, किससे, तो एकांतर कोण से, ठीक है। एकांतर कोण, शीशा विमुख कोण, समूह कोण, ये सब आप लोग उम्मीद करता हूँ कि जानते हैं। तो अब क्या लिखेंगे कि जब वो बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में, अब देखेंगे कि बी सी एफ कहाँ है, बी सी एफ कहाँ है, देखिए बी सी एफ यहाँ से देखिए बी है, यहाँ से सी है और यहाँ से एफ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज में अब देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे समद्विबाहु, यानी कि हाई भुजा तो इसके सामने वाला भुजा ई वाला है और इसके सामने वाला भुजा ई वाला है, यानी कि आई बराबर आर होता है। तो दो गो भुजा जब आपस में बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि दो गो भुजा बराबर हो गया तो उसे समद्विबाहु कहते हैं। तो वही कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में, ठीक है, बी सी एफ में, तो बी सी एफ लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे तो सी एफ बराबर का एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी, इसको कह सकते हैं हम समीकरण 1, सी एफ बराबर एफ बी कह सकते हैं। देखिए सी एफ, यहाँ से सी एफ और एफ बी, क्योंकि इसके सामने वाला भुजा ई और इसके आई के सामने वाला भुजा ई, तो दोनों आपस में बराबर है, तो ये वाला और ये वाला कह सकते हैं ना कि आपस में दोनों बराबर है, तो वही लिखे हैं कि सी एफ बराबर बी एफ। अब क्या करेंगे, जब सी एफ बराबर बी एफ हो गया तो मान लेते हैं कि बी यहाँ पर है और पी कहाँ है, यहाँ पर हो, तो एक कोई समय आएगा कि जब दर्पण का होगा कि इसका द्वारक छोटा हो जाएगा। अभी दर्पण इतना बड़ा है लेकिन कोई समय आएगा कि दर्पण का द्वारक इतना छोटा हो जाए, तो हो सकता है ना कि जो बी यहाँ पर है वो घसक कर आ जाए, पी के सामने आ जाए या पी के बिंदु पर आ जाए, क्योंकि द्वारक जब छोटा होगा तो बी घसक कर कहाँ आ जाए, पी के जगह पर आ जाए। तो वही लिखे हैं, देखिए आई आगे लिखे हैं कि अब समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में सी एफ बराबर बी एफ यहाँ पर, या एफ बी समझ लिया आप लोग, इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखे हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि यदि बी
P के काफ़ी नज़दीक हो, B P के काफ़ी नज़दीक हो, तो PF बराबर BF हम कह सकते हैं, PF बराबर BF कह सकते हैं। देखिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। जब B हाई है और यहाँ पर आ जाएगा P के काफ़ी एकदम नज़दीक हो जाएगा, तो हाई वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो जाएगा कि नहीं आपस में, क्योंकि ई वाला भुजा घसक के आ गया यहाँ पर आ गया। तो उम्मीद है आप लोग समझ, तो वही लिखे हैं कि CF बराबर क्या BF कह सकते हैं या PF कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो वही लिखे हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में अगर नज़दीक हो जाए तो CF बराबर क्या लिखे हैं, PF बराबर BF लिखे हैं। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड तो लिखेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है CF बराबर BF और PF बराबर BF। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट है, तो अब लिखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, यानी कि CF बराबर PF, CF बराबर PF। कहाँ CF बराबर PF हो रहा है बाबू, देखिए CF बराबर PF कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ से देखिए CF बराबर PF इसलिए हो रहा है कि देखिए BF और FB वो दोनों समान है, तो इसलिए CF बराबर PF ये समान होगा। ठीक है, अब समझिए CF बराबर क्या हो गया, PF हो गया। क्यों, क्योंकि इसका द्वारक छोटा हो गया। तो अब यहाँ से समझिए कि जब CF बराबर PF हो गया, यानी कि CF बराबर PF हो गया, PF हो गया, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो P और C के मध्य दूरी होता है वो F होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना कि PC बराबर एगो है CF आ PF, PC बराबर CF आ बराबर PF हो सकता है कि नहीं हो सकता है। CF बराबर से PC बराबर यहाँ से यहाँ तक के दूरी बराबर ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो वहीं आगे लिखे हैं का कि CF बराबर, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि समीकरण 2 और 1 और 2 मिला, तो PC बराबर हम लिखे CF आ प्लस PF, CF प्लस PF। कहाँ से कि दोनों की समान दूरी है, दोनों के केंद्र से और ध्रुव के बीच के समान दूरी होता है कौन, फोकस, तो वही लिखे हैं यहाँ पर CF आ बराबर का है PF। एक चीज़ और देखिए यहाँ पर कह सकते हैं हम का कि CF बराबर PF ना लिख के हम कह सकते हैं कि 2 गो PF है। देखिए कैसे, ये दर्पण हो गया आपका, हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पर F है और यहाँ पर क्या है C है और यहाँ पर P है। तो जब CP बराबर CF और PF लिख रहे थे तो उसी को हम कह सकते हैं कि 2PF है। कहाँ से कि है ये यहाँ से समान दूरी और यहाँ से समान दूरी, तो हम कह सकते हैं कि PC बराबर 2 और यहाँ से PF एगो दूरी और यहाँ से PF एगो दूरी, तो 2PF कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो आप लोग कहिएगा कि जी हाँ कह सकते हैं, तो वही लिखे हैं 2PF, यानी कि PC बराबर, यहाँ से समझिए कि PC बराबर 2PF, यानी कि PF यानी कि CF बराबर PF है इसलिए लिखे हैं, यानी कि PC बराबर कह सकते हैं कि 2PF। ठीक है, 2PF हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा खाली समझ जाइए, इसके बाद प्रूव्ड हो गया। यहाँ से देखिए PF के जगह पर, यानी कि जो ध्रुव है और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि स्मॉल f से सूचित करते हैं। जब 2PF लिखे हैं, 2PF लिखे हैं तो उसके जगह पर 2F लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, F है, और फिर यहाँ से यहाँ की दूरी F है। कहाँ है, क्योंकि ये दोनों दूरी समान होता है, केंद्र से ध्रुव के बीचों बीच एकदम फोकस होता है, तो जितना दूरी यहाँ पर उतना दूरी यहाँ पर, तो इसीलिए कह सकते हैं कि एगो F है यहाँ और एगो F यहाँ, तो 2PF हो सकता है कि नहीं हो सकता है। चलिए और देखिए यहाँ से ही केंद्र है और यहाँ से ये ध्रुव है, ठीक है, या व्यास कह सकते हैं, ध्रुव है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम लोग R से सूचित करते हैं कि नहीं, जो त्रिज्या होता है R से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं, R से सूचित करते हैं, जो कि त्रिज्या होता है। तो हम कह सकते हैं ना कि R बराबर एगो F एगो EF, यानी कि 2 गो F, तो वही देखिए प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो देखिए वही लिखे हैं कि PC बराबर 2PF, या हम कह सकते हैं कि PC को R समझते हैं क्योंकि त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ C है F है, तो यहाँ से यहाँ के दूरी को R कहेंगे, और ये के F यहाँ ये के यहाँ, यानी कि 2F, तो R बराबर 2F। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/2, तो R बराबर जब 2F हो गया, R बराबर क्या हो गया बाबू, 2F हो गया। तो अब देखिए यहाँ इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, लेकिन हमको F बराबर निकालना है, तो F बराबर जब निकालेंगे तो R यहीं रह जाएगा, ये 2 डिवाइड में चल जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड में चला गया, यानी कि हमारा सिद्ध हो गया F बराबर R/2, F बराबर R/2। जब इतना आप लोग समझ गए तो थोड़ा सा चीज़ यहाँ पर और लिखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है, या 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से दे देगा कि गोलीय दर्पण की, देखिए पहला पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ से ध्यान देना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी कि फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या ये/2,
यानी कि आधी। इसकी आधी है कि नहीं, त्रिज्या की आधी है कि नहीं फोकस। चलिए यहाँ पर पहला। दूसरा समझिए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यानी कि 2 गुने f है तब फोकस दूरी की दुगनी होती है। यानी कि दोनों पॉइंट आप उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। गोलीय दर्पण में उत्तल में भी यही कंडीशन लगेगा, अवतल में भी यही कंडीशन लगेगा। अब अवतल में हम लोग सीख लिए f बराबर r/2 सिद्ध करना। अब बारी है उत्तल की सिद्ध करने की, ठीक है। तो आइए फटाफट से उत्तल को देखते हैं। जब अवतल में सीख गए हैं तो उत्तल में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि f बराबर r/2। वही सिद्ध करना है, बस उसका ग्राफ बदल जाएगा। मान लेते हैं कि अवतल दर्पण इस तरह से हो रहा था और इसमें इस तरह से हो गया, ठीक है। इस किरण यहाँ से आएगा और यहाँ परावर्तित होगा। तो चलिए आइए एक एक करके समझते हैं। जब ये सीध लिए, अब समझिए फिगर को। जब फिगर देखिए मेन फिगर है, अब पहले लिखना है कि कैसे लिख सकते हैं और फिगर किस तरह से बनता है। तो हम एक बना दिए उत्तल दर्पण बना दिए, क्योंकि अवतल में तो हम लोग सीख लिए थे सिद्ध करना। उत्तल दर्पण हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए ये प्रधान अक्ष हो गया, इसको तो जानते ही हैं आप लोग। इस पर P यहाँ पर होगा, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर C हो गया। इसको M1 इसका द्वारक है, MN इसका द्वारक हो गया। हम क्या सीखे हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरेगी। लेकिन इसमें फोकस से क्यों नहीं गुजरेगी, क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दर्पण की ओर है। यानी कि इधर तो पेंट किया हुआ है, इधर तो क्या है पेंट बाबू, इधर तो पेंट है, इधर तो पेंट है, तो पेंट है तो इधर तो जाएगा नहीं। तो ये क्या कर रहा है कि इधर से किरणें आ रही है, इधर परिवर्तित कर दे रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन हम कर सकते हैं, यानी कि प्रतीत होना समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रही है कि जो परावर्तित किरण है वो फोकस से होकर गुजर रही है। देखिए यहाँ से फोकस होकर गुजर रही है। दूसरा सीखे हैं जो केंद्र से आएगी किरण वो केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी। तो इधर से आ रही है लेकिन इधर तो ऊपर आपतित होगी, तो वही किरण है इधर आ रही है तो इधर केंद्र से परावर्तित हो जा रही है। यही फिगर में समझाया गया है, ठीक है। तो वहीं इसमें भी कंडीशन हो गया। देखिए ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और सी का काम किया अभिलंब का, सी काम किया अभिलंब का। तो हम कह सकते हैं ना कि ये भी परावर्तन के नियम फॉलो करने लगा। तो परावर्तन के नियम यही ना कहता है कि परावर्तित किरण के जरी वाला कोण तो आपतन कोण कहते हैं, जिसे स्मॉल आई से सूचित करते हैं। और परावर्तन कोण के जरी वाला कोण को, परावर्तित किरण के जरी वाला कोण को आर्क से, जो कि परावर्तन कोण के नाम से जानते हैं। ये लोग तो बार बार हम लोग बहुत बार चर्चा किए, तो आप लोग के जहन में दिमाग में अच्छे तरह से सेट हो गया होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही चीज़ समझना है। अब इसके बाद एक चीज़ खाली और समझ लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण समझ लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, ठीक है। देखिए कोई भी किरण जब तिरछी कटे, कैंची टाइप के कटे, तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण आपस में बराबर होता है। यानी कि मान लेते हैं कि ये आई है तो ये भी आई होगा, ठीक है। ये आई है तो ये भी आई होगा। अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। यानी कि सम्मुख यानी कि समान मुख का, इसका मुख इधर है, इसका मुख इधर है, यानी कि आमने सामने के बराबर होगा। तो देखिए यही काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये वाला, देखिए ये वाला ऐसे हो गया, और ये वाला देखिए कैंची काट रहा है कि नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि जो आर कोण है, जो आर है यानी कि परावर्तन कोण, तो यहाँ पर भी आर होगा, यहाँ पर भी क्या होगा बाबू, आर होगा, यहाँ पर भी आर होगा, क्योंकि यहाँ पर आर और यहाँ पर आर, यानी कि सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होगा। जब यहाँ पर आर हो गया तो यहाँ पर आई होगा परावर्तन के नियम से। ये भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पर समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया। समद्विबाहु त्रिभुज समान बाहु के हो गया 2 गो, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आप लोग, उम्मीद करता हूँ फिगर अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब लिखेंगे तो लिखेंगे क्या कि MN एक का है, यहाँ पर M और यहाँ पर N लिख देंगे कि MN एक उत्तल दर्पण है। उसमें अवतल दर्पण लिख रहे थे, इसमें उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण लिखेंगे। MN एक उत्तल दर्पण है जिस पर AB का हो रही है, आपतित हो रही है। AB तो आपतित कर दिए, जो कि किरण BD परावर्तित हो रही है, BD से परावर्तित हो गई, क्योंकि इधर तो जाएगा नहीं, पीछे तो आएगा नहीं, तो पीछे हम काल्पनिक खाली प्रतीत किए हैं, ठीक है। तो इतना चीज़ लिखेंगे कि माना MN एक उत्तल दर्पण है जिस पर AB आपतित किरण BD से परावर्तित किरण हो रही है या BD परावर्तित हो रही है, ठीक है। P दर्पण का ध्रुव है, A फोकस तथा C वक्रता केंद्र है। इतने चीज़ें लिखना होगा आपको बराबर, ठीक है। हमेशा इतना चीज़ लिख देंगे। अब लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो कर रही है। तो I बराबर हम लोग जानते हैं कि I बराबर होता है R। तो I किसको कहते हैं, तो एंगल ABO
बराबर एंगल ओ बी डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए ए बी ओ है ये ना, है ए है, बी है, ओ है, यानी कि कह सकते हैं कि हाई एंगल आई है, तो आई हो ही रहा है। और का इसके बाद ओ बी डी कहिए चाहे डी बी ओ कहिए, तो ओ यहाँ पर है, बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं, यही लिखे हैं परिवर्तन के नियम से कि ए बी ओ बराबर ओ बी डी, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखे हैं। ठीक है, अब चलिए, अब एंगल ओ बी डी बराबर एंगल सी बी एफ, शीर्षाभिमुख कोण से। अभी ना बताएं कि शीर्षाभिमुख क्या होता है, कि जब सम्मुख होता है, यानी कि ये भुजा आपस में बराबर होगा, ये भुजा आपस में बराबर होगा, तो वही लिखे हैं कि एंगल ओ बी डी बराबर सी बी एफ। देखिए ओ बी डी बराबर सी बी एफ, ओ बी डी यही ना है, ओ बी डी ये वाला एंगल, और सी बी एफ, सी यहाँ पर है और यहाँ पर बी है और यहाँ पर एफ है, यानी कि ये वाला एंगल, तो ये पर प्रतिच्छेद कर रहा है, क्रॉस काट रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, तो वही चीज़ लिखे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं कि एंगल ए बी ओ बराबर ओ बी डी और एंगल ओ बी डी बराबर सी बी एफ, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण से दोनों आपस में बराबर हैं। जब शीर्षाभिमुख कोण से आपस में बराबर हैं तो लिखेंगे कि चूँकि ए बी पर लंब क्या, ए बी समानांतर किसका है, ए सी का, ए बी समानांतर है ए सी का, ए बी समानांतर है ए सी का, है कि नहीं है, आगे दिखाएंगे। एवं ओ सी उन्हें प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी का मतलब काट रही है, ओ सी उन्हें क्या कर रही है, काट रही है, तो ओ सी जब उन्हें काटेगी तब क्या होगा, देखिए ए बी पर ए सी, ए बी ए सी का है, हाई ए बी है और हाई इसको ए सी कहेंगे, ए बी और यहाँ पर ए सी दोनों आपस में समानांतर है, और कौन काट रही है, देखिए यहाँ पर ओ सी काट रही है, ओ और सी यहाँ पर बढ़ाएंगे इसको समानांतर को, तो ओ सी देखिए यहाँ पर काटेगी, ओ सी देखिए यहाँ पर काट रही है, ए बी को और बढ़ा दीजिए इधर, और देखिए ओ यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, प्रतिच्छेद इसको काट रही है। ठीक है, तो काट रही है तो क्या करेंगे, जब काट रही है तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा कौन, आई बराबर आर हो जाएगा। कैसे हो रहा है, संगत कोण से, संगत कोण पीछे पढ़े हैं ना कि संगत कोण से ए बी ए सी के समानांतर है, तो क्या कर रहा है, ओ सी उन्हें प्रतिच्छेदी कर रही है, तो एंगल ए बी ओ बराबर बी सी एफ संगत कोण से क्या होगा, बराबर होगा, ए बी ओ बराबर बी सी एफ, ए बी ओ बराबर बी सी एफ। देखिए यहाँ से ए बी ओ, ए हो गया, बी हो गया और ए हो गया, ओ हो गया, इसके बाद बी हो गया, सी हो गया और एफ हो गया, बी सी एफ। कैसे, यहाँ से देखिए ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहीं ई वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, कहाँ है, संगत कोण से आपस में बराबर होगा, तो वही लिखें आई बराबर आर। आइए सम्मुख कोण से या शीर्षाभिमुख कोण से कह सकते हैं कि आर बराबर आर लिखें। ठीक है, जब दो कोण आपस में बराबर हो गया, आई हो गया आर हो गया, तो आर के सामने हम लोग क्या जानते हैं कि समानांतर भुजा, आर के सामने वाली भुजा इसके बराबर आर का हो गया, और आई के सामने वाला भुजा इसके बराबर, यानी कि दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये भी समद्वि बाहु हो गया, समद्वि बाहु हो गया, द्विबाहु। ठीक है, समद्वि बाहु हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना चीज़ हमें लगता है कि आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। तो ये प्रतिच्छेदी की है, ए बी ओ बराबर बी सी एफ, संगत कोण से ये भी हो गया। अब क्या लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 और 3 को मिला लेंगे। ठीक है, 1 और 2 और 3 से देखिए यहाँ पर समीकरण लिखे हैं कौन कौन, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर समीकरण इसको 2 माने हैं। ठीक है, और इसको हम समीकरण 3 माने हैं, 3 माने, तीनों को क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। तो जब तीनों मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर क्या है, बी सी एफ, एंगल सी बी एफ बराबर बी सी एफ। देखिए इसमें समझिए, एंगल सी बी एफ कहाँ है, यहाँ पर सी है, बी है और एफ है, सी बी एफ यहाँ पर हो गया, या बी सी एफ, बी है, सी है, एफ है, यही समझाए हैं कि इसके सामने वाली भुजा बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि बी एफ बराबर आर के सामने वाला भुजा ये है तो ये होगा, और सी के सामने वाला भुजा ये है तो ये होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि बी सी एफ बराबर क्या हो सकता है, बी सी एफ बराबर बी एफ सी यहाँ हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि बी एफ बराबर क्या होगा, सी बी एफ बराबर क्या होगा, बी सी, यहाँ पर है ना एफ सी बराबर बी एफ, हाई वाला भुजा बराबर होना है, तो एफ सी बराबर क्या होगा, एफ सी बराबर बी एफ, या बी एफ बराबर एफ सी कह सकते हैं। ठीक है, बी एफ,
इतना चीज़ें, यही चीज़ें आगे लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यहाँ पर लिखे हैं समीकरण जब तीनों को मिलाएं तो यहाँ पर CF बराबर BF, देखिए यहाँ पर लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, CF बराबर BF। तो अब वही कह रहा है कि जब CF बराबर BF हो गया तो अब लिखेंगे कि यदि B बिंदु P के काफ़ी नज़दीक हो जाए, या कह सकते हैं कि B द्वारक छोटा होने के कारण ये B P बिंदु पर आ गया। B कौन बिंदु पर आ गया बाबू, तो P बिंदु पर आ गया। देखिए यहाँ पर B P बिंदु पर इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दर्पण इतना छोटा हो जाए, दर्पण इतना छोटा हो जाए, तो हो सकता है ना कि जो B यहाँ पर है तो घसक कर आ जाए P के जगह पर, घसक कर कहाँ आ जाए, ये P पोल यानी कि ध्रुव पर P के जगह पर आ जाए। द्वारक छोटा हो जाएगा, ये काफ़ी नज़दीक कह सकते हैं। तो जब P के जगह पर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि PF बराबर BF, PF बराबर BF, इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपस हो गया तो PF बराबर BF आपस में दोनों का हो गया, बराबर हो गया। तो यही चीज़ आगे लिखे हैं। देखिए जब काफ़ी नज़दीक हो गया तो PF बराबर का हो गया BF, या कह सकते हैं हम कि PF बराबर CF। कहाँ है PF बराबर CF कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर PF बराबर CF कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर P है, यहाँ पर क्या है बाबू, P है, तो PF बराबर CF, क्योंकि यहाँ से दूरी, यहाँ से ध्रुव से और केंद्र के बीच की दूरी को यहाँ फोकस बांटता है और दोनों की दूरी समान होती है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि PF बराबर BF कह सकते हैं, या FC कह सकते हैं, या इसको और चीज़ कह सकते हैं, आगे आएगा PC, यहाँ से यहाँ की दूरी PC है, तो PC बराबर कह सकते हैं कि PF या FC, PF बराबर FC या BF बराबर FC, BS प्लस FC, इतना भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आगे और आएगा, आपको आगे देखने को मिलेगा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे क्या लिखे हैं, वही चीज़ लिखे हैं। आगे लिखे हैं कि काफ़ी नज़दीक हो गया तो PF बराबर BF, PF बराबर अब CF हो गया। कैसे, यहाँ से हो गया PF बराबर CF। देखिए यहाँ समझिए, यहाँ पर उत्तल दर्पण बना रहा है, यहाँ पर समझिए उत्तल दर्पण यहाँ पर हो गया, यहाँ पर समझिए ये P हो गया, और लिखे हैं कि PF बराबर CF, तो यहाँ की दूरी, यहाँ का ये केंद्र हो गया, और ये दूरी का होता है F होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर होता है, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो हम कह सकते हैं कि दर्पण से जो केंद्र की दूरी है उतने दूरी में आधा आधा दो बराबर भागों में बटा गया है। तो वही लिखे हैं, देखिए PC बराबर PF प्लस CF, तो हाई हो गया PF, यहाँ से यहाँ की दूरी PF, यहाँ से यहाँ की दूरी CF, तो वही लिखे हैं कि PF बराबर CF। या हम एक और चीज़ कह सकते हैं, एक और चीज़ कह सकते हैं यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दर्पण हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, और समान दूरी पर C होता है, तो PC बराबर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, PC। तो PC बराबर कह सकते हैं कि 2PF या 2FC, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी जितना है वहाँ से यहाँ की दूरी है, तो वही लिखे हैं कि PC बराबर PF प्लस CF, तो PF प्लस CF क्योंकि समान दूरी है। या कह सकते हैं कि PC बराबर 2PF, एगो PF यहाँ तक और एगो PF यहाँ तक। तो यहाँ से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को स्मॉल f से डिनोट कर सकते हैं, तो जितना दूरी यहाँ से है P से F तक उतना ही F से C तक, तो इसको भी स्मॉल f कह सकते हैं। आइए देखिए, केंद्र से और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी कि R कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि R बराबर, यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ लीजिए कि PC बराबर इसके इस स्टेप के बाद जोड़िएगा, PC बराबर 2PF लिखे हैं, तो F तो 2F लिख लीजिए यहाँ पर 2F, PC बराबर 2F, अब PC को लिखे हैं R, तो R बराबर 2F, यानी कि फिर से R बराबर जब 2F आ गया, R बराबर क्या आ गया, 2F आ गया, तो हम कह सकते हैं कि F बराबर अगर निकालना होगा तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है F के साथ, तो इधर आ जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। तो वही चीज़ देखिए लिखे हैं यहाँ पर, वही चीज़ क्या किए हैं, लिखे हैं यहाँ पर कि R बराबर 2F, R बराबर 2F, या कह सकते हैं हम कि F बराबर R/2। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। R/2 बराबर F लिखिए, या F बराबर R/2 लिखिए, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसमें भी दोनों बराबर होगा। ये लिखेंगे कि फोकस गोलीय दर्पण में फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या दूसरा कंडीशन लिखेंगे कि फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का दुगुना होता है। दोनों कंडीशन आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से वीडियो समझे होंगे, और एक बार वीडियो अच्छी तरह से अगर समझ जाएंगे तो बार बार ये आएगा। बहुत आसान है एकदम, मान लेते हैं कि 2 मिनटों का खेल है, 5 नंबर एकदम बहुत आसानी से 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि
आपको देखने में थोड़ा लेंदी लगा होगा, लेकिन लेंदी एकदम नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल है। एक बार अगर देखिएगा ना तो एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से समझ जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बाबू अच्छा लगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। एक बार और बता देंगे, फिर PDF आपको जिन लोगों को लेना है, जिन छात्रों को लेना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। PDF का कोई चार्ज नहीं लगेगा, हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बस इस नंबर पर आप लोग फ़ोन कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज कर लीजिएगा, आपके PDF आपके पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं बाबू अगले वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।